नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी लोगों का आरएस बाबा पर। आज हम लोग औद्योगिक नीतियां करने वाले हैं, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज करने वाले हैं। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत कुछ सीखने को आप लोगों को मिलेगा। और ये टॉपिक जो है वो हम लोग कह सकते हैं कि इकोनॉमी की जान है। कैसे भारत के अंदर उद्योग इंडस्ट्रीज जो है वो आज सबसे ज्यादा ग्रो कर रही हैं। क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं कि इंडस्ट्रीज को हम लोग कौन से सेक्टर में रखें? कौन सेक्टर में रखें? सेकेंडरी सेक्टर में हम लोग रखेंगे। इंडिया के अंदर अगर हम लोग इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम लोग 3 पार्ट के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। प्राइमरी के अंदर वो तमाम चीजें आती हैं जिनसे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। और प्रोडक्ट बनाए किनसे जाते हैं? कच्चे माल से। और कच्चा माल जहां जहां होगा वहां वहां जो है हम लोग प्राइमरी सेक्टर को अप्लाई कर देंगे। जैसे एग्रीकल्चर, जैसे माइनिंग, इन सब से जो भी रॉ मटेरियल निकला है इसका प्रोसेस होगा। जहां प्रोसेस होगा उस प्रोडक्ट के अंदर उसको कन्वर्ट किया जाएगा। वो तमाम चीजें आपके सेकेंडरी सेक्टर के अंदर आ जाएंगी। जब वो प्रोडक्ट बन जाएगा उसके बाद में उसको कस्टमर तक कंज्यूम करने के लिए, उपभोग करने के लिए पहुंचाया जाएगा, या उसकी इंफॉर्मेशन दी जाएगी कि हमारे पास में ऐसा प्रोडक्ट है। उसके बदले सेवाएं दी जाती हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने रेफ्रिजरेटर खरीद लिया है, खराब हो चुका है, कॉल सेंटर में कॉल करेंगे, टर्शरी सेक्टर। तो प्रोडक्ट बनने के बाद जो पूरा प्रोसेस है, चाहे उसका फीडबैक लेना है, उसको पहुंचाना है, तमाम जो है वो सेवाओं के अंदर आता है, जिसको हम लोग कहते हैं टर्शरी सेक्टर सेवाएं। मैंने आप लोगों को जब इकोनॉमी पढ़ाना शुरू किया था तो टोटल 5 सेक्टर बताए थे। चौथा और पांचवा भी मैंने आप लोगों को बताया था, रिकॉल करिए आप लोग। तो इंडस्ट्रीज जो है इसको हम लोग रखते हैं कहां पर? सेकेंडरी सेक्टर के अंदर। ठीक है, क्योंकि प्रोडक्ट बनेंगे। लेकिन बात यह है कि जब कोई प्रोडक्ट बनता है तो प्रोडक्ट बनने के लिए एक बेहतरीन एनवायरनमेंट चाहिए। तो सर ये एनवायरनमेंट क्या चीज आ गई? हम लोग अगर मान लीजिए किसी भी फैक्ट्री की स्थापना करना चाहते हैं तो फैक्ट्री को स्थापित होने के लिए क्या चाहिए? लैंड चाहिए, जमीन चाहिए। जमीन महंगी चाहिए, सस्ती चाहिए? सस्ती जमीन चाहिए, है ना? क्योंकि तभी तो आप लोग जो है वो इन्वेस्ट कर पाएंगे। फिर मशीन्स आपको चाहिए, महंगी चाहिए, सस्ती चाहिए? सस्ती चाहिए। आप सोचेंगे कम से कम पैसा लगे हमारा। बेसिकली जब भी किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए एक बेहतरीन एनवायरनमेंट को तैयार किया जाता है तो विदाउट एनी प्लान, विदाउट एनी पॉलिसीज एक बेहतरीन एनवायरनमेंट तैयार नहीं हो सकता। भारत में अगर हम लोग बात करें 29 दिन के अंदर, 29 दिन में एक बिजनेस जो है वो ग्रो करता है। ग्रो करने की बात है कि आपने अगर किसी भी बिजनेस को काम करना शुरू किया तो पहले दिन से लगाकर 29वें दिन तक आप जाकर उसको एस्टैब्लिश कर पाएंगे। ये जो 1 से लेकर 29 दिन है ये किस में बीतेंगे? आप जो है सबसे पहले लैंड लेंगे, फिर उसके बाद में मशीन लेंगे। ठीक है, इससे भी पहले आप जितनी भी फाइल्स हैं उनको क्लियर करवाएंगे। आपको बैंक लोन लेना पड़ेगा। उसके बाद में जब आपका काम शुरू हो जाए तो शुरू होने में 29 दिन लगेंगे। भारत की यह कहानी है। इसलिए भारत के उद्योग थोड़े से पीछे हैं। अगर हम लोग यूरोपियन या फिर नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज की तरफ चले तो वहां पर महज और महज 6 से 7 दिन इस काम में लगते हैं। अगर हम लोग इस 29 दिन को कम करना चाहें कि हम लोग एक बिजनेस को शुरू करें, कम टाइम में शुरू कर पाए, इसीलिए सरकार जो है वो एक पॉलिसी लेकर आती है। उस पॉलिसी को हम लोग क्या कहते हैं? सिंगल विंडो एक्ट। सिंगल विंडो, एक खिड़की में तमाम समाधान। सिंगल विंडो एक्ट में क्या होता है कि जो भी आपकी फाइल्स आप अलग अलग डिपार्टमेंट से क्लियर करवाते हैं, जैसे एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट है कि आप जिस उद्योग धंधे को लगा रहे हैं कहीं पॉल्यूशन तो नहीं हो रहा है,
आप जिस उद्योग को लगा रहे हैं वहां पर कोई ऐसे केमिकल्स तो नहीं निकल रहे हैं, आपको क्लियरेंस लेनी पड़ेगी। तो बहुत सारी फाइल्स होती हैं, फाइल्स पे फाइल्स होती हैं। इनको एक ही जगह जो है वो आपको क्या मिल जाए, उनकी क्लियरेंस मिल जाए सिंगल विंडो एक्ट के थ्रू। इसलिए एक्ट लाया गया कि आप एक छत के नीचे, जैसे आप किसी ऑफिस में जाएंगे तो एक छत के नीचे जो है वो तमाम ऑफिसेज बने रहेंगे। ठीक है, बहुत सारे ऑफिसेज जो है वो बने रहेंगे। आप अपनी समस्याएं वहां बताइए कि भाई ये फाइल चाहिए, ये फाइल क्लियर करवानी है, तो आप एक ही छत के नीचे अलग अलग ऑफिस बने हुए, वहां एक ही अलग अलग डिपार्टमेंट में जाए, एक डिपार्टमेंट 10 किलोमीटर दूर, उधर उधर उधर, समय बहुत लगता है, ऊपर से पैसा, क्योंकि सब नेताओं के कंट्रोल में है ना। हमको चाहिए हम लोग नेताओं के लफड़े में ना पड़े, बिल्कुल इजीली हम लोग जो है वर्क करवा सके। ओके, इसीलिए ये तमाम जो है वो कार्य किए जाते हैं। ठीक है, तो ये है सिंगल विंडो एक्ट। अब देखिए इससे क्या होगा, सिंगल विंडो एक्ट से जब फाइल्स जल्दी क्लियर होगी तो जो हमारा 29 दिन का समय था, जो हमारा 29 दिन का समय था वो घटकर कम से कम 20 दिन तो होगा। तो हम लोग कहेंगे कि इंडस्ट्री जल्दी ग्रो करना शुरू कर देगी। बोला ठीक है सर, इतना तो हमने समझ लिया। एक आपने और सुना होगा जिसको हम लोग कहते हैं बिजनेस इंक्यूबेटर। सुना होगा आप लोगों ने, बिजनेस इंक्यूबेटर जो है वो सुना होगा, है ना। ये टर्म नहीं सुनी क्या? कैसे लिखते हैं इसको? बिजनेस इनक्यूबेटर। अच्छा ठीक है, बोलो सर ये तो बताओ, ये बिजनेस हम लोग सेटअप करेंगे, लेकिन सेटअप करने के लिए जानकारी कहां से आएगी कि मुझे कितना बैंक लोन चाहिए, कौन सा बैंक लोन दे सकता है, मशीन मुझे कहां से खरीदनी है ना, कौन सी जमीन अच्छी है, कहां से मुझे अच्छी कनेक्टिविटी मिल जाएगी, इसकी जानकारी कौन देगा। इसीलिए एक बिजनेस इंक्यूबेटर बनाया जाता है, मतलब एक केंद्र होता है, सेंटर होता है। उस सेंटर पर आप जाइए, तमाम जानकारी जब बिजनेस के बारे में आपको मिलना शुरू हो जाए, है ना, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, बिजनेस इंक्यूबेटर्स कहेंगे। ये कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनकी मदद से हम लोग बिजनेस करने की जो डेट है, जो दिन है, उसको हम लोग कम कर सकते हैं। आयो भाया, नहीं आया? ठीक है, चलिए ठीक है, ओके। अब देखिए औद्योगिक नीति को हम लोग देखते हैं। औद्योगिक नीतियां देश में औद्योगिक विकास की कार्य योजना प्रस्तुत करती है। कुछ समझे? कार्य योजना प्रस्तुत करने का मीन्स है कि आखिरकार वर्क प्लानिंग कैसे की जाएगी, क्योंकि जब हम लोग बिना प्लानिंग के किसी एग्जाम को क्लियर नहीं कर सकते तो फिर हम लोग किसी इंडस्ट्री को ग्रो कैसे कर सकते हैं? कैसे पॉसिबल है? औद्योगिक नीति और औद्योगिक विकास दोनों अलग अलग हैं। देखिए अलग अलग हैं लेकिन जुड़े हुए हैं। नीति अच्छी होगी तो उद्योग का विकास होगा, नीति खराब होगी तो विकास खराब होगा। इसके लिए आधारभूत ढांचा का निर्माण करती है एवं औद्योगिक विकास को गति और दिशा प्रदान करती है। औद्योगिक नीति क्या काम करेगी? औद्योगिक विकास करेगी। ठीक है, उसी नीति के तहत एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डेवलप होगा। बोला था समझ में नहीं आया, समझाइए। हम लोग चाहते हैं कि चांद पे पहुंच जाए, अब ऐसा तो है नहीं, है ना। हम लोग अलादीन की चिराग तो है नहीं कि झाड़ू पे बैठे और वो जो उड़ता है ना, मैं नाम भूल गया उसका, कि झाड़ू पे बैठ के जो है वो निकल पड़ा है, खूब घूम रहा है। ऐसे तो है नहीं कि झाड़ू का मुंह जो है एक दिन ऊपर किया और हम लोग पहुंच गए अंतरिक्ष के अंदर। क्या करना पड़ेगा? इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डेवलप करना पड़ेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हमको स्पेस पॉलिसीज चाहिए। स्पेस मतलब अंतरिक्ष की नीतियां चाहिए। उन नीतियों के तहत हमको एक स्पेस सेंटर चाहिए। स्पेस सेंटर होगा, स्पेस सेंटर में वहां पे हमको साइंटिस्ट चाहिए, साइंटिस्ट को काम करने के लिए पैसा चाहिए, वहां पर इक्विपमेंट्स चाहिए, वहां पर कई सारा यानी कि एनवायरमेंट वैसा ही चाहिए। इसको हम लोग कहेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर जब डेवलप हुआ तो उससे हम लोगों ने एक स्पेस क्राफ्ट बनाया जो कि हमको अंतरिक्ष में चांद पर लेके जाएगा। आओ तुम्हें चांद की सैर करा दो। समझ गए? तो बेसिकली उद्योगों को स्थापित करने के लिए एक बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए ताकि कम समय के अंदर हम लोग अच्छा औद्योगिक विकास कर सकें। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में हम लोग बात करें, आप लोग को पता है कि जापानी पार्क जो है वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट हम लोग कह सकते हैं, आधारभूत ढांचे का, जिससे जापान के जो लोग हैं, जो अच्छे टेक्नोलॉजी के अंदर माहिर थे, उनको हम लोग औद्योगिक विकास में लगा रहे हैं ताकि एक गति और एक दिशा प्रदान हो सके। दैट इज इट।
समझ रहे हैं आप लोग इस चीज को? बड़ा ही कंसेप्चुअल नॉलेज जो है मैं आप लोग को बता रहा हूं, बहुत अच्छा आपको काम में आने वाला है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलिए औद्योगिक नीति को हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहली जो औद्योगिक नीति है वो है 1948। बोलो सर 1947 में तो हमारा देश आजाद होता है, और आजाद होने के बाद हम लोगों की पहली नीति फिर यही होगी क्या? उस समय हम लोग इतने सक्षम थे कि औद्योगिक नीति भी बनाने के लिए तैयार हो गए? यस। भारत एक ऐसा देश है जो दो चीजों से बराबर जुड़ा हुआ है। हमारे यहां पर योग भी होता है, हमारे यहां पर योग भी होता है, और पैसे का क्या होता है? उपभोग भी होता है। समझ गए आप लोग? टेक्नोलॉजी हमारे यहां पर है, हम लोग यूपीआई से पेमेंट करना भी जानते हैं, और हम लोग अनुलोम विलोम करना भी जानते हैं। यही खूबी जो है वो हमको आगे बढ़ाती है। बात यह है कि 1947 में हमारे पास में ऐसी यानी कि इंडस्ट्रीज थी तो नहीं, लेकिन इंडस्ट्रीज को डेवलप करना जरूरी था। तो भारत की पहली जो औद्योगिक नीति है वो 6 अप्रैल 1948 को, ये डेट एग्जाम में आ चुकी है। 6 अप्रैल 1948 को तत्कालीन उद्योग तथा वाणिज्य मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा जारी की गई थी। यह भी क्वेश्चन आ चुका है, आप लोग देखिएगा। राजस्थान एसआई का पेपर उठाइएगा, शायद 2018 का पेपर लगा था, लगभग शायद इससे मिलता जुलता एक क्वेश्चन था। ठीक है। इस औद्योगिक नीति में औद्योगिक विकास के लिए सार्वजनिक तथा निजी दोनों क्षेत्रों की भूमिका पर बल दिया गया। यहां पर दो टर्म आपको देखने को मिल रहे हैं, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों। ठीक है। इसका मीन्स क्या है सार्वजनिक और निजी का? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पब्लिक प्राइवेट, सार्वजनिक निजी, और पार्टनरशिप दोनों के बीच में। हम जिस इकोनॉमी में रहते हैं उसको हम लोग कहते हैं मिक्स इकोनॉमी। उसको हम लोग क्या कहते हैं? मिक्स इकोनॉमी कहते हैं। और मिक्स इकोनॉमी के अंदर दो सेक्टर पैरेलल चलते हैं, पब्लिक एंड प्राइवेट। ठीक है। तो हम लोग जिस सिद्धांत पर चलते हैं वो हमारी मिक्स इकोनॉमी है, और सार्वजनिक और निजी भागीदारी के थ्रू हम लोग औद्योगिक विकास को अपनी चरम पर लेके जाते हैं। बोलो, इस नीति में उद्योगों को 4 श्रेणियों में रखा गया था। आप लोग देखेंगे कि जैसे जैसे हम लोग नीतियों को पढ़ते जाएंगे, औद्योगिक नीतियों को, तो आप लोग पाएंगे कि हम लोग उद्योगों की परिभाषाओं को बदलते जा रहे हैं। उद्योगों की परिभाषाएं बदल रही हैं, श्रेणियां बदल रही हैं। कई बार हम लोग 4 श्रेणी में, कई बार 3 श्रेणी में, फिर हम लोग कहेंगे कि यार 4 श्रेणी तो जो है ये है ना, निजी के लिए है, 2 श्रेणी सरकार के लिए है। ऐसे हम लोग जो है परिभाषाओं को बदलते रहेंगे। कहते हैं कि एक इंसान की स्थिति, किसी भी इंसान की स्थिति या आर्थिक स्थिति हम लोग कह सकते हैं, उसके अनुसार वो ईश्वर को परिभाषित करता है। एक वेल्थ, जिसके पास में वेल्थ अच्छी है, अच्छा पैसा है, उसके लिए ईश्वर की परिभाषा अलग है। जो अपने आप में संत महात्मा है उसके लिए परिभाषा अलग है, और जो एक घरेलू गृहस्थ व्यक्ति है उसके लिए परिभाषा अलग है। तो परिभाषा अलग होती है, अलग अलग डेफिनेशंस हो सकती हैं, आपकी स्थिति पर निर्भर करता है ना? समझ गए आप लोग? ओके, चलिए, तो 4 श्रेणी में हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं। प्रथम श्रेणी क्या कहती है? फर्स्ट देखिए, सबसे पहले प्रथम श्रेणी क्या कहती है? 3 महत्वपूर्ण उद्योग रखे गए हैं इसके अंदर। पहली श्रेणी के अंदर यानी कि 1948 के अंदर 6 अप्रैल 1948 को जब पहली औद्योगिक नीति जारी की गई 1948 में, तो 4 श्रेणियों में बांटा, जिसमें से पहली श्रेणी के अंदर 3 महत्वपूर्ण उद्योग रखे गए जिन पर सरकार का एकाधिकार, ये पॉइंट याद रखना, सुनिश्चित किया गया। इस श्रेणी में 3 उद्योग थे। एक तो अस्त्र शस्त्र व युद्ध सामग्री, दूसरा है परमाणु ऊर्जा, और तीसरा है रेल परिवहन। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। 3 जो है महत्वपूर्ण विभाग हमने रख लिए। सरकार ने 3 महत्वपूर्ण विभाग अपने पास में रख लिए। बोला क्या बात है, सरकार समझदार है। दूसरी श्रेणी हम लोग देखते हैं, 6 उद्योग रखे गए हैं जिनकी स्थापना का उत्तरदायित्व सरकार द्वारा निश्चित किया गया, परंतु पुरानी इकाइयों को निजी क्षेत्र में ही बने रहने दिया गया। मतलब रेस्पॉन्सिबिलिटी जो थी वो तो थी गवर्नमेंट के पास में, इसमें भी कोई दोहराए नहीं है, लेकिन पुरानी इकाइयों को निजी क्षेत्र में, प्राइवेट सेक्टर के अंदर ही जो है वो बने रहने दिया। इन उद्योगों में शामिल थे कोयला, लोहा इस्पात, वायुयान निर्माण, जलयान निर्माण, खनिज तेल, टेलीफोन, टेलीग्राफ, वायरलेस के यंत्रों, उपकरणों का निर्माण। ठीक है। टोटल जो है वो हमारे पास में कितने हो गए? 6 हो गए। 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ओके, ठीक है। इस नीति के तहत यह तय किया गया कि इनमें निजी औद्योगिक इकाइयां कार्य करती रहेंगी, परंतु
10 वर्ष बाद उनके कार्यों का मूल्यांकन किया जाएगा एवं यदि आवश्यक हुआ तो इनका राष्ट्रीयकरण कर दिया जाएगा। राष्ट्रीयकरण करने से मीन्स है कि जितनी भी इकाइयां काम कर रही है उस पर जो भी पॉलिसीज लागू होंगी वो सरकार की लागू होंगी, जो भी नीतियां हैं वो सरकार की लागू होंगी और कंट्रोल जो है वो भी सरकार के हाथ में चला जाएगा अगर कुछ ऊंच नीच हुई तो। ओके, तो यहां पर ये डिसाइड किया गया कि जो द्वितीय श्रेणी के अंदर जितने भी उद्योग शामिल हैं, कोयला, लौह इस्पात, इन पर 10 वर्ष तक नजर रखी जाएगी जो प्राइवेट सेक्टर के हैं, और फिर अगर ठीक नहीं हुआ तो राष्ट्रीयकरण इसका कर देंगे। तीसरी श्रेणी देखिए, अब तीसरी श्रेणी 18 उद्योग इसके अंदर शामिल, ठीक है, जो निजी क्षेत्र द्वारा सरकारी नियंत्रण से चलाए जाने थे, जैसे मशीन टूल्स, चीनी, कागज, सीमेंट, सूती वस्त्र, रसायन आदि। 18 उद्योग थे, सारे याद करने की जरूरत नहीं है, यहां से याद करना है पहली औद्योगिक नीति कब आई, कितने श्रेणियों में डिवाइड किया, है ना, और कौन कौन से सरकार के पक्ष में थे, मतलब उसमें रखे गए। चतुर्थ श्रेणी देखिए, शेष सभी उद्योगों को निजी क्षेत्र के लिए रखा गया, परंतु उद्योग विशेष की प्रगति असंतोषजनक होने पर सरकार द्वारा इस क्षेत्र में भी हस्तक्षेप। देखिए यहां पर सरकार जो है वो सरकार डर रही है, सरकार डर रही है, डरती हुई सरकार जो है वो आपको नजर आएगी। कारण क्या है उसके पीछे, कारण भी तो है। सरकार कह रही है कि भाई तुमने उद्योग ठीक नहीं चलाया तो हम आपके पास में ले लेंगे, इसको हम लोग कहते हैं डर। ये क्या डर जायज था भैया, समझिए, डर जो था सरकार का वो सही था कि गलत था? हम लोग कहेंगे कि सरकार का डर जो था वो सही था, क्योंकि जब भी कोई नया काम शुरू होता है तो हम लोग डरते हैं कि यार कहीं ऊंच नीच ना हो जाए, ठीक है। तो सरकार ये सोच रही थी क्योंकि इसका इंपैक्ट जो है वो डायरेक्टली जनता के ऊपर पड़ रहा है, जनता जो है वो इससे परेशान हो जाएगी अगर औद्योगिक नीतियां सही नहीं चलेंगी तो सरकार ने कहा कि जब हमें जरूरत महसूस होगी तो हम लोग क्या करेंगे, इसको अपने अंदर मिला लेंगे, 10 वर्ष तक हम लोग देखेंगे। तो सरकार का डर जायज था। शुरुआत की नीति थी 1948 की, भारत स्वतंत्र ही हुआ था, इसलिए भारत को लग रहा था कि यार हम लोग किस तरीके से वर्क करेंगे, समझ रहे हैं आप लोग। तो सरकार का एक डर जो है वो हमको इसमें नजर आ रहा है। अब देखिए, अब हम लोग बात करते हैं इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956 की। ये दूसरी इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, दूसरी औद्योगिक नीति है। समझ तो आ रहा है आप लोगों को? बोलिए, समझ आ रहा है? ठीक है, धन्यवाद। औद्योगिक नीति 1956 में उद्योग 3 श्रेणियों के अंदर वर्गीकृत किए गए। मैंने अभी आप लोगों को बताया, जैसे जैसे सरकार विकास करेगी वैसे वैसे उद्योगों की परिभाषाएं बदलती जाएंगी, है ना, श्रेणियां भी बदलती जाएंगी। पहले 4 श्रेणियों में हमने देखा और अब जो है हम लोग 3 श्रेणियों में देख रहे हैं, ए बी सी, है ना, ऐसे ए बी और सी 3 श्रेणियों में हम लोगों ने इसको डिवाइड कर दिया है। अनुसूची ए क्या कह रही है, इसमें 17 ऐसे उद्योग को रखा गया जिनकी स्थापना एवं विकास सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के रूप में की जानी थी। उन उद्योगों पर केंद्र सरकार का संपूर्ण एकाधिकार एवं नियंत्रण था। इन्हें सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम के नाम से जाना जाता है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। सरकार ही सोच रही थी कि कुछ तो हम अपने पास में रखें। तो पहले जहां पर केवल 3 ही उद्योग थे, उनकी संख्या बढ़कर 17 हो गई और सरकार ने क्या कर लिया, उनके ऊपर कंट्रोल कर लिया। सही था, गलत था, ये बाद में पता चलेगा इकोनॉमिक ग्रोथ से, क्योंकि अब आप लोग सोच रहे हैं कि सर हुआ क्या, पहली जो औद्योगिक नीति थी आखिरकार उसके रिजल्ट क्या निकले, पहले रिजल्ट्स क्या निकले उसके, क्या वो सक्सेसफुल हुई, क्या अनसक्सेसफुल हुई। इसको हम लोग जब पढ़ते हैं तो हम लोग पढ़ते हैं उसको 5 ईयर प्लान्स के अंदर, है ना, या फिर हम लोग पढ़ते हैं कि जो हमारी नीतियां हैं जैसे राजकोष, क्योंकि इफेक्ट किस पे पड़ेगा, फिस्कल पॉलिसी पे पड़ेगा। राजकोष ही है, राजकोष जो है उस पर फर्क पड़ेगा ना, उसके थ्रू हम लोग इसको आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारी औद्योगिक नीति सही थी कि गलत थी। राजकोषीय घाटा ज्यादा लग रहा है तो औद्योगिक नीति को बदलने की जरूरत है। ऑल टॉपिक्स आर कनेक्ट, इंटरलिंक करते हैं आपस में। अगर आपको दूसरा टॉपिक क्लियर है ना तो आपको पता लग जाएगा कि यार क्या चल रहा है उस टॉपिक के अंदर, है ना। ओके, तो ये है अनुसूची ए, जिसमें 17 उद्योग सरकार ने अपने पास में रखे और इसको हम लोग कह रहे हैं सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम। वेरी गुड, वेरी गुड। अनुसूची बी देखिए, अब 12 ऐसे उद्योगों को रखा गया जिनकी स्थापना निजी तथा सार्वजनिक दोनों क्षेत्र के रूप में की जानी थी। इन उद्योगों के भावी विकास की दिशा में राज्य द्वारा प्रयास किया जाता, परंतु
निजी उद्यमकर्ताओं को स्वतंत्र रूप से अलग राज्य के साथ सहयोग कर हुए नई इकाइयों की स्थापना के अवसर प्रदान किए गए। मतलब यहां पर अगर हम लोग कहें कि ये जो है वो ट्रिपल पी का, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का बहुत बेहतरीन उदाहरण है। वैसे तो आज मॉडर्नाइजेशन जो हुआ है उसमें एक कंसेप्ट आया है बीओटी का, है ना, बीओटी का, बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर। बिल्ड करेगा प्राइवेट, ऑपरेट करेगा प्राइवेट, लंबे समय तक, जब तक अपना पैसा वसूल नहीं कर लेता ब्याज समेत, फिर ट्रांसफर कर देगा किसको, सरकार को। लेकिन ये बात की कंसेप्ट है, ये तो है कंसेप्ट 1991 के बाद के, है ना। लेकिन उस समय देखिए कि सरकार जो है वो निजी क्षेत्र के साथ में बराबर भागीदारी के साथ में कार्य कर रही है। ओके, चलिए अनुसूची सी देखिए। अब अनुसूची सी क्या कहती है? अनुसूची ए और बी के उद्योगों के अतिरिक्त अन्य सभी उद्योगों को निजी क्षेत्र के लिए छोड़ दिया गया। निजी क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना के लिए सरकार से लाइसेंस लेना आवश्यक बना दिया गया। ठीक है, निजी क्षेत्र जितने भी काम करेंगे उनके लिए लाइसेंस लेना जरूरी है। क्यों? अब ये समय देखिए आप लोग, कब था? 1956 का। 1956 जब आप लोग देखते हैं तो ये समय है 1 नवंबर 1956। अब आपको दिमाग में बैठ चुका होगा कि मैं आप किसके बारे में बात कर रहा हूं। 1 नवंबर 1956 को राष्ट्रीय एकीकरण हुआ था, है ना। राज्य जितने भी काम कर रहे थे, राज्य के अंदर जितनी भी पॉलिसीज काम कर रही थी, खासतौर पर इंडस्ट्रियल, खासतौर पर इकोनॉमिक पॉलिसीज, आर्थिक नीतियां, औद्योगिक नीतियां, तो उस समय जरूरत थी कि राज्य जो है ना उनको सबको एकजुट रखें। तो ये जो है वो राष्ट्रीय एकीकरण की बात है, जब हम लोग बात कर रहे हैं राज्य के विलय की, है ना। तो वहां पर अब ये जरूरी हो गया था कि कंट्रोलिंग पावर और बढ़ाई जाए। तो सरकार ने अनाउंस किया कि निजी क्षेत्र जो भी हैं उनको लाइसेंस लेने की जरूरत है ना। लाइसेंस लेने से क्या होता है? कंट्रोलिंग पावर और बढ़ती है। आज मान लीजिए कि कोई व्हीकल है, ठीक है, उसका जो ड्राइवर है विदाउट एनी लाइसेंस वो सड़क के ऊपर जा रहा है, उसको डर है, आज क्या है, उसको डर है कि मेरे पास में लाइसेंस है। पहले तो लाइसेंस मिलना मुश्किल है, जब तक वो ड्राइविंग टेस्ट पास नहीं करेगा लाइसेंस नहीं मिलेगा। पहले बात तो वहीं पे कंट्रोल हो गया, बहुत सारे जो नौसिखिए थे वो वैसे ही बाहर हो गए। फिर ऊपर से जब आप लाइसेंस लेके रोड पर निकलते हैं तो वहां पर पुलिस वाले चेक करने के लिए रहते हैं कि अगर कोई भी दिक्कत हुई तो आपको लाइसेंस को पंच कर देते हैं। ये क्या है? ये कंट्रोल ले रहे हैं अपने हाथ के अंदर, है ना। इससे आप जो है कंट्रोल में रहे। तो निजी क्षेत्र भी ऐसे कंट्रोल में रहता है, वो कोई ऐसी गतिविधि नहीं करेगा जिससे एनवायरमेंट हजार्ड हो, कोई उस पर नेगेटिव इंपैक्ट हो, ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि उसका लाइसेंस रद्द हो जाएगा, और लाइसेंस रद्द हो जाएगा तो वो उद्योग नहीं चला पाएगा, डर रहेगा उसको, है ना। ठीक है, 1956 की औद्योगिक नीति में तीव्र आर्थिक समृद्धि के लिए लघु कुटीर एवं मध्यम उद्योगों के महत्व को स्वीकार किया गया, है ना। ये आप लोग याद रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। लघु और मध्यम उद्योग के जो कुटीर उद्योग हैं उनके महत्व को स्वीकार कब किया गया? 1956 के अंदर। ठीक है, इस औद्योगिक नीति में औद्योगिक विकास का नेतृत्व सार्वजनिक क्षेत्र के द्वारा किया गया था। मतलब मेनली हम लोग देखें कि प्राइवेट सेक्टर के लाइसेंस चाहिए, इसलिए जितने भी उद्योग थे वो सरकार ने अपने हाथ में लिए। इस नीति में अनुसूची बी के सभी उद्योग तथा अनुसूची सी के अनेक उद्योगों के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं लाइसेंस राज, है ना। सुना होगा आप लोगों ने लाइसेंस राज, वो यही है। इस प्रावधान ने अर्थव्यवस्था में लाइसेंस कोटा परमिट राज की स्थापना की। लीजिए आ गया है लाइसेंस कोटा परमिट राज जो है इसकी स्थापना कर दी गई। देश के अंदर बढ़ती क्षेत्रीय असमानता को कम करने के लिए यह नीति अर्थव्यवस्था के अत्यंत पिछड़े और अविकसित क्षेत्रों में नई सरकारी कंपनियों को स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध थी। क्षेत्रीय असमानता, आप लोग समझ रहे हैं यहां पे क्षेत्रीय असमानता की बात क्यों की जा रही है? 1956 में जब नीति बन रही है तो केंद्र को यह डर है कि कहीं जो राज्य हमने विलय किए हैं उसमें कोई समस्या ना आ जाए, सभी जो है इक्वली यहां पर डिस्ट्रीब्यूट हो। ठीक है, कोई जो है वो ऐसा ना कहे कि यार आपने गलत किया है ना। तो इसीलिए सरकार चाहती है कि क्षेत्रीय असमानता है, कोई राज्य गरीब हो जाए, कोई राज्य अमीर हो जाए। आज देखिए आप क्या समस्या आ गई। नक्सलिज्म जो है वो बेसिकली इसी की देन है, क्षेत्रीय असमानता की देन है। एक तरफ झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, है ना, ये जो राज्य हैं
जिस तेज गति से विकास करना चाहिए था उस तेज गति से विकास नहीं कर पाए। जिस तेज गति से उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा दो ऐसे एग्जाम्पल हैं अपने इंडियन इकोनॉमिक हिस्ट्री के अंदर, जो कि वाकई में जिन्होंने बहुत गजब का जो है वो क्या किया है, विकास किया है। एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूं मैं। आज हरियाणा की मैं आपको बात बताऊं, बड़ी गजब की बात है, राजस्थान को भी अपनानी चाहिए। हरियाणा वाला जहां जाएगा ना खुद की लैंग्वेज बोलेगा, खुद की लैंग्वेज बोलता है वो, ध्यान रखना। फिर गाना गाएगा, खुद का गाएगा वो। उन्होंने अपने स्पोर्ट को इतना प्रमोट किया कि आज स्पोर्ट स्टेट जो है वो हरियाणा बन चुका है। गाने देखिए आप हरियाणा वालों के, ये क्या करते हैं, खुद के जितने भी सिंगर्स होते हैं, डांसर्स होते हैं, गाने वाले होते हैं, उनको प्रमोट करते हैं आज। इससे क्या होता है कि वहां का कल्चर जो है वो सब लोगों को पता लगता है कि यार हरियाणा में कुछ है ना, इसका बहुत तगड़ा इंपैक्ट पड़ता है। ओके, तो क्षेत्रीय असमानता को कम करने के लिए तमाम नीतियां जो है वो अपनाई गई थी। ओके, चलिए अब देखिए कुछ प्रमुख उद्योग एवं उनकी स्थापना में सहयोगी देश। कुछ इस्पात संयंत्र जैसे कुछ उद्योगों की हम लोग बात करेंगे, और उनकी स्थापना में जो सहयोग करने वाले देश हैं उनकी बात करेंगे। जैसे सबसे पहले बात करेंगे कि भिलाई इस्पात संयंत्र छत्तीसगढ़ के अंदर स्थित है। पहले तो जगह का नाम याद कर लीजिए, लोकेशन आपको पता होनी चाहिए, और किसके सहयोगी देश से, यह है सोवियत संघ रूस। ठीक है, उसके सहयोग से जो है वो भिलाई के अंदर, भिलाई कहां पर है, छत्तीसगढ़ के अंदर। ठीक है ना, भिलाई कहां पर है, छत्तीसगढ़ के अंदर है। तो आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं ABC। ठीक है, ABC, तो ABCD अल्फाबेटिकल जो है बी और सी साथ में आ रहा है, तो भिलाई और छत्तीसगढ़ याद कर लीजिए। राउरकेला, ठीक है, राउरकेला, तो राउरकेला कहां है, जहां पर आरओ का प्लांट लगा हुआ है ना। राउरकेला उड़ीसा के अंदर, और किसके सहयोग से, जर्मनी के सहयोग से। ठीक है, फिर बोकारो, बोकारो कहां है, झारखंड के अंदर। ठीक है, बोकारो कहां है, झारखंड के अंदर है। और सोवियत संघ रूस की मदद से वहां पर इस्पात का संयंत्र स्थापित किया गया। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र पश्चिम बंगाल के अंदर स्थित है, यूके ब्रिटेन की मदद से वहां पर स्थापित किया गया। ये जो वर्ड आप लोग देख रहे हैं ना, इस्पात, इस्पात के अंदर सभी जो है वो और मतलब कच्चा माल जो है वो आता है, मिक्स सभी के लिए, है ना। तो भिलाई कहां पर है, छत्तीसगढ़ के अंदर। राउरकेला कहां है, उड़ीसा के अंदर। बोकारो कहां है, झारखंड के अंदर। दुर्गापुर कहां है, पश्चिम बंगाल में। किस देश की मदद से ये हुए हैं। यहां से एक एमसीक्यू जो है वो हर बार किसी ना किसी एग्जाम में देखने को मिलता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आप लोग इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा, हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा, समझदार हैं आप सभी लोग। चलिए, तो 1969 की जो पॉलिसी है इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। हम लोग लेक्चर्स को ज्यादा बड़ा नहीं रखते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है कि स्टूडेंट की जो कंसंट्रेशन लेवल है वो लगभग इतना ही रहता है कि वो आधे घंटे तक किसी लेक्चर को लगातार सुन सके और उसके नोट्स बना सके। बाद में तो जो है वो दिमाग अदर झूल में चला जाता है। छोटे छोटे लेक्चर जो है आप लोगों को ऐप के ऊपर प्रोवाइड करवाए जाते हैं, ये कारण यही है, ताकि कंसंट्रेशन बना रहे। क्लियर है मामला। चलिए ठीक है, तो आप लोग जो है मैक्सिमम स्टूडेंट्स को बताइए कि ऐसा कोर्स जो है वो चल रहा है, और मैक्सिमम जो है स्टूडेंट हमारे पास से जुड़ पाए। आप लोगों की हेल्प जो है उसमें लगेगी। लेक्चर कैसा लगा मुझे आप लोग एक व्हाट्सएप पर मैसेज जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, और कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। और हाँ, जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसके फर्स्ट पेपर को आप लोग सॉल्व कर लेना। फर्स्ट पेपर में टॉपिक्स जो है उनको जरूर देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।